अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सियासी मंजरनामे में पहल कदमी की है, इनिशिएटिव लिया है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है दहशतगर्दी के अफरीद से निमटने के लिए, और वजीर आजम का तमाम सियासी कायदीन को एक मेज पर बिठाने का फैसला भी सामने आ गया है। इमरान खान को भी इस APC में शिरकत की दावत दे दी गई है। तमाम सियासी कायदीन को दावत दे दी गई है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। अब वो कबूल करते हैं कि नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, दहशतगर्दी से निमटने के बड़े चैलेंज के साथ साथ रियासत के लिए एक और चैलेंज भी सर उठा चुका है, और इस चैलेंज ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह को भी जज्बाती कर दिया। पेशावर मस्जिद में खुदकुश धमाके में 101 शहरियों और पुलिस एहलकारों की शहादत पर पुलिस 2 दिन से सरापा सवाल है। पुलिस एहलकारों की शहादत पर पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उकसाया जा रहा है कि वो सड़कों पर निकलकर एहतजाज करें। इस पस मंजर में आज IG खैबर पख्तूनख्वा ने बड़े जज्बाती अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IG ने इंकशाफ किया कि दहशतगर्द को CCTV से ढूंढ निकाला गया है और दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। बादजा खुदकुश हमला आवर की तस्वीर भी जारी कर दी गई। IG मौजम अली ने बरमला सिक्योरिटी फेलियर को अपनी जिम्मेदारी करार लिया और कहा कि लोगों को एहतजाज पर उकसाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अफवाहें, ये साजिशी थ्योरियां, फजूल बातें, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। साजिश ड्रोन हमले की, फिर कोई कहता है कोई बहुत बड़ा धमाका, कोई ऐसा मवाद, कोई IED रखी गई, बिल्कुल फजूल बातें हैं। खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद कौमी सानहे पर कौमी यकजहती की बजाय इस दहशतगर्द हमले पर सियासत का बाजार गर्म रहा है। वफाकी हुकूमत इस हौलनाक हमले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोर्द इल्जाम ठहरा रही है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से यहां लाकर बहाल किया। वजीर दिफा ने तो पार्लियामान में खड़े होकर यह सवाल उठाया कि इन लोगों को क्यों लाया गया। इन लोगों को जब बसाया गया अभी लाके, आज से साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, एक फॉल्टी डिसीजन था। ये लोग क्यों लाए गए? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दहशतगर्दी की मौजूदा लहर की जिम्मेदारी उस वक्त के पेशावर कमांड के गले में डाल दी। ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? हाथ, आंखें जिसको कहता था, वो अफगानिस्तान में खड़ा होकर कावा पी रहा था और कहता था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कौमी मसाइल पर सियासत में अहले सियासत ने लाशों को भी नहीं बख्शा। आज फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि हमारे दौर में तो दहशतगर्दी के ऐसे हमले हुए ही नहीं। इमरान खान जो हैं वो अफगानिस्तान को समझते थे, कभी भी कब्रिस्तान बना के अमन नहीं होते। लिहाजा जो हम कह रहे थे 6 महीने से, हम बता रहे थे आपने इमरान खान की तरीके इंसाफ की जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी विज़ अफगानिस्तान, आपने तबाह कर दी है। अगर इमरान खान टेररिज्म लेके आया है तो हमारे 3.5 साल में क्यों टेररिज्म नहीं था? कौम सख्ते के आलम में मगर सियासतबाजी का ये चलन जोरों पर है। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की आदत को मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि फोर्सेस के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। फोर्सेस को टारगेट बनाते हो, कौम के ज़हनों में एक नफरत बरते हो, शहादतों पे भी सियासत शुरू कर दी। फोर्सेस को अपने दरमियान लड़ाने और कौम में मायूसी फैलाने, क्या एजेंडा है? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की आदत दावा कर रही है कि हमने बार बार हुकूमत वक्त को दहशतगर्दी के खदशात से आगाह किया, लेकिन वफाकी वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने हमारा मजाक उड़ाया कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और कल मुराद सईद ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नमाज जुमा के बाद बाहर निकलकर एहतजाज की कॉल दी है। मैं अपने लोगों की जिंदगियों की बात कर रहा हूँ और मैं आपको खतरे से आगाह कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ब्लैकआउट। और यही डिफेंस मिनिस्टर खामोश। किस चीज इत्तेफाक है? आप हमारी लाशों के ऊपर सियासत करोगे? यार ना करो, एक सोल्यूशन ढूंढो। क्यों लाशों का इंतजार करते हो? और क्यों ये मीडिया हाउसेस इंतजार करते कि जनाजे उठे उसके बाद हम दिखाए कि यार आप सवाल का जवाब दे दो और आप जवाब दे दो? तो जब बता रहे हैं ना तो दिखाओ ना। जब आपको बता रहे हैं कि आपकी पॉलिसी गलत जा रही है तो मत जाओ ना उस तरफ। गए भी खुद, चीजें भी खुद की। अभी इसके ऊपर ये गुफ्तगू होगी। हम तो अपना अमन में, इसका तो एक ही सोल्यूशन है जो हमने देखा है। सोल्यूशन वही है कि लोग खुद अपने लिए निकल आए, जिस तरह मलाकन डिवीजन के लोग निकले थे। मैं पेशावर के लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, सबको कहता हूँ कि अपने लिए खुद निकलो।
इस कॉल के बाद अब रियासत के लिए चैलेंज उठ खड़ा हुआ है कि पहले दहशतगर्द नेटवर्क से निपटा जाए या फिर एहतजाजी सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। इन हालात में नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब कर लिया गया है। सियासी और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक होंगे और अमन अमान की सूरत हाल और बढ़ती हुई दहशतगर्दी के सदेबाब के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से हमसाया मुल्क अफगानिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात के बाद अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा अमीर मुत्तकी ने शदीद रद्द अमल दिया। उनका कहना है कि पेशावर वाक़े का इल्जाम अफगानिस्तान पर ना लगाया जाए, बारीक बीनी से तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तानी वुज़रा से उम्मीद है कि वो अपने कांधों का बोझ दूसरों पर नहीं डालेंगे, अपने मसाइल की बुनियादें अपने घर में तलाश करेंगे। इस बयान के रद्द अमल में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए अफगान हुकूमत से ताउन की तवक्को रखता है और उम्मीद है कि काबुल आलमी बरादरी से किए गए वादों पर पूरा उतरेगा। रियासत को दरपेश इस अलमिये के बावजूद जहां अहले सियासत को सर जोड़कर दहशतगर्दी के इस अफरीद के खिलाफ हतमी पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए और अब इसकी कॉल भी दे दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से अहले सियासत 100 लाशें उठ जाने के बावजूद एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हैं। अब एक फरीक दहशतगर्दी को जवाब बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुला है तो दूसरा फरीक आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 लगने की धमकियां दे रहा है। ऐसी सूरत हाल में वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कॉल देना, 7 फरवरी को कॉल देना, फकत चंद दिनों बाद, और इसमें सियासी कायदीन के समेत इमरान खान को भी दावत देना, ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो अगर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब अवेल कर लें तो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हो सकता है। नेशनल कॉजेज के लिए, हमारे मुल्की मुफाद के लिए अगर इकट्ठा होकर तमाम कायदीन एक मेज पर बैठ जाएं और इस अफरीद से निमटने के लिए हाथ जोड़ लें तो वाकई अगर इसको ब्रेक थ्रू कहा जाए तो कम नहीं होगा। लेकिन अब यह देखना होगा कि इमरान खान साहब का रद्द अमल इस ऑफर के ऊपर क्या आता है। इन द मीन टाइम आज ही इलेक्शन कमीशन फैक्ट फाइंडिंग पर अदालत की मोहर तस्दीक सब्त हो गई। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मुबैना बेटी छुपाने पर इमरान खान नाअहली केस में लाजब बेंच बनाने का फैसला भी कर लिया गया और रात गए 2 अहम तरीन गिरफ्तारियां भी हो गई। साथ ही फवाद हसन फवाद की अदम शवाहिद की बुनियाद पर बाइज्जत बरियत भी हमारे सामने आ गई। यानी कि नाजरीन, सियासत अपनी रविश पर कायम है और बदस्तूर कायम है। साबिक वजीर आजम इमरान खान को किसी भी सूरत जेल भेजने का फैसला लगता है कर लिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने तफसीली फैसला दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी करने के अमल को दुरुस्त करार दिया है। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को अभी आरजी फाइंडिंग पर शो कॉज जारी किया गया है। शो कॉज के जवाब में तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर सकती है। तहरीक इंसाफ शो कॉज के जवाब में अपने मौक़िफ़ से हकायक दुरुस्त करवा सकती है। इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो शो कॉज के जवाब में हकायक को ज़ेरे गौर लाए। इलेक्शन कमीशन पहली फाइंडिंग ही दोबारा लागू करने की दिलचस्पी के बगैर मामला देखे। तफसीली फैसले में मजीद कहा गया है कि अगर शो कॉज नोटिस से मुतल्लिक कार्रवाई के इख्तिताम पर तहरीक इंसाफ फैसले से मुतासिर हो तो अदालत से रुजू कर सकती है। अदालत समझती है कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त कबल अज वक्त है। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का वो फैसला चैलेंज किया था कि जिसमें कहा गया था कि इमरान खान पाकिस्तानी कवानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं और यह बात साबित होती है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की है। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की थी कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त 2022 को सुनाया गया फैसला कलअदम करार दे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को मुखालिफाना, गलत और दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया जाए और अदालत यह हुक्म दे कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर अदालत के लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर एक और लार्जर बेंच बनाने का फैसला भी कर लिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज मुबैना बेटी तिरियान को छुपाने के केस में इमरान खान ने इब्तदाई जवाब जमा कराते हुए अपने खिलाफ केस को खारिज करने की इस्तदा की थी। साबिक वजीर आजम ने अपने तहरीरी जवाब में लिखा कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, इसलिए नाअहली दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। तिरियान वाइट केस पर नाअहली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले खारिज की थी। जस्टिस आमिर फारूक समेत हाई कोर्ट के 4 जजेस इस मामले को सुनने से पहले ही माजरत कर चुके हैं। इमरान खान पर बनने वाले पे दर पे मुकदमात पर मरियम नवाज का मौक़िफ़ है कि अगर एक इंसान ने जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। सियासी इंतकाम कैसे हो सकता है ये?
इमरान खान को अपने जो ये तोशाखाना चोरी है इस पे सजा मिलती तो आप इसको इंतकाम कहेंगे? अगर उसको फॉरेन फंडिंग में सजा मिलती है जिसके सबूत पूरी दुनिया के सामने, आप इसको इंतकाम कहेंगे? अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, उनकी साहबजादी का जो केस चल रहा है, वो पूरी दुनिया को पता, उसको आप इंतकाम कहेंगे? झूठ अगर आपने बोला है, अगर आपने कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, साबिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फ़ारूक हबीब से। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अस्सलाम वालेकुम। फरमाई दीजिएगा कि आपकी दरख्वास्त तो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें आपने इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को मुखालिफाना, गलत और दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया जाए। बुनियादी तौर के ऊपर आज इसमें इस जो तफसीली फैसला जितना मैंने पढ़ा है कि इलेक्शन अदालत ने ये कहा फाइंडिंग रिपोर्ट है, ये टेंटेटिव है और इसके ऊपर अभी मजीद आपको अगर फैक्ट्स आ जाते हैं, नए सबूत आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो उसको इलेक्शन कमीशन को खुले जहन से, खुले दिमाग से देखना चाहिए। बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि जब ये इलेक्शन कमीशन की ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई थी तो उससे ये तासुर देने की कोशिश और शो काज नोटिस इशू हुआ, उससे ये तासुर दिया गया कि पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी लगने जा रही है। इमरान खान साहब ने जो अपना सर्टिफिकेट जमा किया है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उनके खिलाफ 62(1) और 63 का केस बनाकर आर्टिकल 62-63 का उनको नाअहल करने की दरखास्त दी जाएगी। जबकि आज के इस फैसले ने उन तमाम चीजों को जो है वो निगेट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट टेंटेटिव है, इसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के सर्टिफिकेट का ठीक होना या गलत होने का तयन भी जो है वो नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन जो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं था, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अगर कोई फिगर गलत लिखा है, अगर कोई चीज रिपोर्ट गलत होगी हम उसको देख सकते हैं। बड़े रिजिड थे, लेकिन इस फैसले में उनको पाबंद बनाया गया है कि उन्होंने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखना है। और पहले उस रिपोर्ट के ऊपर हम बहुत सारे ऑब्जेक्शंस अपने उठा चुके हुए हैं। जैसे कि आपके इल्म में था कि कोई ऐसा पाकिस्तानी ओरिजिन का शख्स, ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर उसने कोई डोनेशन दी है, कोई चंद $100 दिए हैं, तो उसकी अगर फैमिली, उसकी कोई जो बीवी है, अगर वो किसी और ओरिजिन की है तो उसको कह दिया गया है कि जनाब ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ये किसी गैर मुल्की पाकिस्तानी ने, गैर मुल्की किसी और फॉरेन पाकिस्तानी ने जो है वो किसी फॉरेनर ने फंडिंग जो है वो दे दी है। इस किस्म के बेशुमार हमने सबूत दिए हैं। और आपके इल्म में है कि ये स्क्रूटनी जो है ये 2008 से 2013 की हो रही है। आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 10 से 15 साल के, उन्होंने जब रिपोर्ट में अपने नाम देखे तो उन्होंने हमें अपने एफिडेविट्स शेयर किए हैं। वो एफिडेविट्स भी अब हम इलेक्शन कमीशन में ये शोकाज नोटिस दिया है उसमें हम उन्हें जमा करवाना चाहते हैं, जो पहले वो लेने को तैयार नहीं थे। चूंकि अब अदालती फैसले के अंदर उन तमाम नई जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नए एफिडेविट्स हैं, उनको जमा करवाने की राह हमवार हो गई है, तो हम ईसीबी को ये चीजें फराहम करेंगे। बाकी आपके इल्म में है कि जो हॉस्टाइल सिचुएशन है, जिस किस्म का पीटीआई के साथ रवैया है, उसके ऊपर हमें तहफुजात थे, जिसकी बुनियाद पर हमने इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को अदालत में चैलेंज किया था। और अदालत ने दरवाजा बंद नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईसीबी से आप मुतमिन नहीं होते और उनकी कोई हतमी रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद भी आप मुतमिन नहीं होते, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास आ सकते हैं, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या आप किसी भी हाई कोर्ट में जाकर इसको जो है वो चैलेंज दोबारा कर सकते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसा फैसला नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के अंदर जिससे जो है वो हमारे लिए किसी मगर फरूक, जो आप लोगों की एक भी पॉइंट और एक भी इस्तदा थी वो नहीं मानी गई, एक भी पिटिशन का नुक्ता नहीं माना गया। इस्तदा के मुताबिक आप गैर कानूनी करार देना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को, शो कॉज नोटिस को कलअदम करार देना चाह रहे थे। बेसिकली आम आदमी के समझने के लिए आपको वक्त मजीद मिल गया है कि अब आप एक बार फिर अपनी सफाई दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन जी, जिससे आप माजी में भी गुरेज आ रहे हैं, लेकिन जिसको कह लीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया इस पूरे इशू को। मगर वंस अगेन सर, आपने इतने सालों इसको खींच के रखा है, अब क्या वापस जाके अपनी सफाई देंगे? नहीं, देखें मेहर, आपकी बात अपनी जगह के ऊपर है। देखें, आप हमेशा अपने जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको आप एक्सरसाइज करते हैं। हमारी लीगल टीम ने जो है वो ये मुनासिब समझा कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करें। आपके ये भी इल्म में होना चाहिए, इससे कबल हम इलेक्शन कमीशन के 8 फैसले हमने
हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किए जो कि टर्न डाउन हुए। अब भी मैं समझता हूं कि इस जजमेंट के अंदर भी जो है जो डायरेक्शन सामने आ गई हैं, जो फैसले का हिस्सा मौजूद हैं, वो हमारे लिए एनफ हैं कि हम अपने केस को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर तरीके से उन एविडेंसेस के साथ पेश करें जिन एविडेंसेस को पहले इलेक्शन कमीशन ने नजरअंदाज किया, जिनको उन्होंने अपनी रिपोर्ट मरतब करते वक्त उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब उन दोबारा उन चीजों को हम रीसबमिट कर सकते हैं और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक नया जो दरवाजा है वो ओपन हो चुका है। जिस तरीके से ईसीपी का एक रिजिड रवैया था उस रिपोर्ट को लेके, अब मैं उम्मीद करता हूँ इस जजमेंट में जिस तरह बड़ा वादे लिख दिया गया है, अगर आप पैरा 31 से 36 को आप बगौर जायजा लेके पढ़ लें तो मुझे ये नजर आता है कि ये कोर्ट ने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसका जायजा जो लिया है, उसका जो तफसीलन जुडिशल व्यू है उसको लेने से उन्होंने रिस्ट्रेंट शो की है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस इशू होने के बाद अपनी हतमी रिपोर्ट पेश नहीं की, तो उन्होंने रिस्ट्रेंट शो की है कि टेंटेटिव रिपोर्ट के ऊपर वो जुडिशल रिव्यू जो है वो नहीं ले सकते। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये एक टेक्निकल बेस के ऊपर उनका डिसीजन है और दैट इज फेयर एनफ, और इसकी हमारी जो लीगल टीम है उसका जायजा भी ले रही है और हम ईसीबी में अपने तमाम जो हमारे पास एविडेविट्स आए हैं, जो हमारे पास सबूत हैं, उनको हम वहां पर जमा करवाएंगे और उनको कंसीडर करवाएंगे। अब कराइएगा ना सर, बिकॉज अब इसको मंतकी इंजाम तक तो पहुंचना चाहिए। मगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी किस किस केस से आप बचेंगे। तरियान वाइट का केस भी, उसके ऊपर लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया गया है, तोशा खाना का केस है, अब ये केस भी अपनी जगह मौजूद है। लगता है कि तलवार तो म्यान से निकल गई है, चलेगी, चलने का फैसला तो हो गया है, ना अहली तो अब नागुज़ीर ठहर चुकी है इमरान खान साहब की, वन केस और अनदर। बात यह है कि ये इनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे निकले हजारों ख्वाहिशें मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, खैर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है। अब तोशा खाना केस को आप ले लें, तोशा खाना केस के ऊपर ये तो अपना रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। अपना रिकॉर्ड ले आए, अदालतें मांग रही है ना, वो रिकॉर्ड को लाकर पेश कर दें। वो तोशा खाना कम है, शोशा खाना ज्यादा है। तोशा खाना के अंदर निकला तो कुछ नहीं। इमरान खान ने जो तहरीफ लिए हैं कानून के मुताबिक लिए हैं, पैसे अदा करके लिए हैं। ये जो BMW और मर्सिडीजें घर लेकर गए हैं और आज तक की जो तफसीलात नहीं दे रहे, कह रहे हैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, वो सामने ये नहीं ला सके। इसी तरह जिस किस्म का ये बेहुदा प्रोपेगेंडा करते हैं टैरन वाइट के हवाले से, उसमें बेशुमार पटिशनें दायर होके बार बार जो है वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी हुई हैं, लेकिन ये सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाए। इनका क्या केसेस हैं? इनके अगर इस किस्म के केसेस आप निकालने शुरू कर दें जो कि इनकी इन बुनियादों के ऊपर है, जो पर्सनल लाइफ के ऊपर हैं, तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन हम वो सियासत पाकिस्तान के अंदर करना नहीं चाहते। हम कहते हैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें। इनके ऊपर केसेस हैं लंदन के महलात के, इनके ऊपर केसेस हैं जाली अकाउंट्स के, इनके ऊपर केसेस हैं टीटीज लगाने के, मनी लॉन्ड्रिंग के। इमरान खान के ऊपर तो ऐसा कोई केस नहीं है। इमरान खान तो अपनी 40 साल कमाई का हिसाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे चुके हैं। उन्होंने 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट दिए थे। इमरान खान को कतरी खत तो नहीं लेकर आए थे, मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसे लेके अल्हम्दुलिल्लाह ये लंदन के फ्लैट्स हमारे हैं। ये तो मरियम साहिबा के ही मामलात ऐसे निकले हैं और मरियम साहिबा आई हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट में मरियम का इस्तकबाल जो है वो मरियम ने किया। कहाँ बीबी शहीद आई थी बाहर जब 88 के अंदर, तो पूरा लाहौर जो है वो मीनारे पाकिस्तान दाता साहब तक भरा हुआ था और यहाँ पर हाजिरियों लगा लगा कर भी चंद हजार लोग भी जमा नहीं हुए। और कल बड़े मैदानों से, बहावलपुर से शादी हॉल के अंदर आ गए हैं और वो भी आधी कुर्सियां खाली थी और खाली कुर्सियों से हलफ लेने पे मजबूर हो गए हैं। और 9 माह में इन्होंने अभी तक कुछ नहीं सीखा। जो 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन्होंने पकड़ के, जो इन्होंने मुल्क का अशर नशर किया है, डिफॉल्ट के ऊपर मुल्क को ले हैं, 3-3.5 अरब डॉलर के रिजर्व रह गए हैं। तो ये तो सारी सूरत हाल है। मगर फारूक हबीब साहब, आपसे भी तो ये 4 बातें सीख चुके हैं ना। जो आपने इनके साथ किया वो आप सबके साथ भी हो रहा है, एग्जैक्टली वही काम किया जा रहा है आपके साथ जो आप कर चुके थे। बताइएगा कि शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी आपके नजदीक जो है किसकी ईमा पे, किसकी फरमाइश पे हुई है? शेख रशीद की गिरफ्तारी हो, चौधरी की गिरफ्तारी हो, आजम सवाती की गिरफ्तारी हो, शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो, शानदाना गुलजार के ऊपर मुकदमा हो, मेरे ऊपर खुद जो है वो डकैती का मुकदमा बना दिया गया और वो भी 50 पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ने का और उनके वायरलेस छीनने का, उसकी वीडियो मौजूद है। तो ये तो आपके सामने है कि यहाँ पर तो ख्वाहिशात के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। यहाँ पर जो ताकत हमारे ऊपर मुकदमात बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो ताकत पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और वो ताकत जो है वो मुल्क के अंदर
महंगाई की कमी के लिए, रुपए को तगड़ा करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। बरामदात नीचे आ गई हैं आपकी भाई। 9 महीने आपने वो ताकत इस्तेमाल कर ली। आज इमरान रियाज को भी FIA ने फिर पकड़ लिया। अगर आप इतनी ही सच बोलना जो है वो बुरा लगता है, थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें ना। आइन की बहाली की जरूरत है इस वक्त बुनियादी तौर के ऊपर। तो आइन को एक किस्म का इन्होंने गैर एलानी तौर पर मुअत्तल किया हुआ है। बुनियादी इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस मुल्क के अंदर। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अदलिया का बड़ा एक अहम किरदार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम किरदार है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक अहम किरदार है। पूरी कौम खिलाफ वर्जियों की वजह से उनकी तरफ इंसाफ की उम्मीद लगाए उनकी तरफ देख रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि उसमें उनको इंसाफ के तकाजों पूरे करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता लोगों को 4-4 बजे आप उनके घर के दरवाजे तोड़ें, उनके बच्चों के सामने उनको तशद्दुद करके, बेइज्जत करके, आप लोगों को डरा के, धमका के, दबा के उनको जो है वो उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। ऐसा नामुमकिन है। इससे मुल्क की ना जमहूरियत की खिदमत हो रही है, ना मुल्क का फायदा हो रहा है। इंतखाबात की तारीख आप देने को तैयार नहीं है। मुल्क में आप कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में धमाके हो गए, दहशतगर्दी हो गई। 2013 में इसी दहशतगर्दी के साथ खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात हुए हैं। पंजाब में कोई दहशतगर्दी नहीं है, पंजाब में कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफी नहीं है, कोई इस किस्म की आफत नहीं आई हुई, लेकिन वहां भी गवर्नर तारीख नहीं दे रहे। उसकी वजह क्या है कि खौफ है, कांपे टांग रही हैं कि इंतखाबात में गए तो वहां हमें शिकस्त से फाश देगी। तो भाई अब आइन के मुताबिक चलना है, 90 रोज से जायद आप आगे नहीं जा सकते। लिहाजा किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश ही नहीं है इंतखाबात से भागने की। तो यही जरूरी है कि इंतखाबात हो, और जो लोग इंतखाबात नहीं करवाना चाहते वही इफ्तारियां चाहते हैं। तो लिहाजा इसको किसी ना किसी जगह तो रोकना है ना। मगर तो फारूक साहब, आपको जो ये इतना क्लियरली दिख रहा है, ये इदारों को क्यों नहीं फिर दिख रहा? इदारे क्यों इनका बोझ उठाना चाह रहे हैं? देखें, ये तो जवाब आप उनको देना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि अदरवाइज जो इस टाइम इनकी पोजीशन है, मुझे आप ये बताएं, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, फजलुर रहमान हो, इन तमाम लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी 13 जमातें साली हैं। इन 13 जमातों ने पिछले 9 महीने में पब्लिक रिलीफ का एक काम नहीं किया। अपना NRO 2 भी लेना, नैब तरमीम भी करनी जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी है, उसके बावजूद धड़ाधड़ जो है वो नैब के केसेस इनके जो है वो बंद होते जा रहे हैं। आज भी नैब अदालत से जो है वो रिलीफ मिल गया। अपना NRO 2 तो इन्होंने ले लिया, लेकिन जो बोझ है वो किसके ऊपर आ रहा है? लोग सवाल किससे कर रहे हैं? लोग जिम्मेदार किसको समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सवालिया निशान भी बन चुका है, एक अलमिया भी बन चुका है। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो है वो रिटायर होकर मुल्क से बाहर जा चुके हैं, लेकिन लोग उनको इस चीज का अभी भी जो है वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। और लेकिन मैं समझता हूं कि इस मौका के ऊपर हमारे मुल्क की जो ताकत रखे हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि जो मुल्क का मफाद है, जो अवाम की राय है, उस राय को मुकद्दम जाने। सर, अब वो खुद देखें, अगर ताकतवर हल्के खुद देखना चाहें तो देखें। आप लोग सदर को खतूत लिख के क्या करवाना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखा है कि एजेंसियां सियासत में किरदार अदा कर रही हैं। सदर आरिफ अलवी साहब क्या कर सकते हैं? देखें, पहले तो आपके इल्म में है कि हमें ये कहा गया, हमें ये कहते रहे आके कि असम्बलियां तहलील करें, इंतखाबात हो जाएंगे। हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, असम्बलियां तहलील की, लेकिन उन असम्बलियों तहलील करने के दौरान बुला बुला के कहा गया कि आप इमरान खान की बात ना सुने। इमरान खान के ऊपर जो है वो रेड क्रॉस लगा दिया गया है, उसने दोबारा नहीं आना। लेकिन उसके बावजूद 186 का नंबर पूरा हुआ, इनका सारा प्लान चौपट हुआ। उसके बाद अब ये जो गवर्नर केपी के बयान दे रहे हैं, उनका बयान तो आप देखें, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में जो इंतखाबात हैं, जो कि तारीख देना आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर का ये इख्तियार है, 90 रोज में इंतखाबात की तारीख देना, जो 90 रोज से ज्यादा नहीं होगी। वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगी। हमारे पास जो है वो वजूहात मौजूद है, बुनियाद के ऊपर हमने सुप्रीम कमांडर को जो है वो ये खत लिखा है और हमारा कोई मुतालबा गैर कानूनी, गैर आईनी नहीं है। खुदा न खास्ता हमारा किसी के साथ कोई, किसी इदारे के साथ कुछ तसादुम का भी इरादा नहीं है। लेकिन हम ये तो कहते हैं कि भाई जो हमारा आईनी हक है, जो हमारी आइन की जो होनी चाहिए, जो फोकियत होनी चाहिए, वो उसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं ना, आइन की हाकमियत की। अब उसको तो आप रद्द ना करें। जो एक आईनी अब रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा होने दें, लोगों को फैसला करने दें
कि उनका वजीर आला कमांडर कर क्या सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ना। आपको पता है, क्योंकि वो कर कुछ नहीं शायद सकते। मगर बहरहाल इन द मीन टाइम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये खुशखबरी दी है कि मियां साहब चंद हफ्तों में अब वापस आने वाले हैं इंशाल्लाह। सो अब इलेक्शन तो फिर होते दिख रहे हैं अगर वो आ जाए। देखें, बात यह है कि मियां साहब वापस आए ना आए, वो अपनी मर्जी से वहां पे बाहर गए हुए हैं, खैर कानून की धज्जियां उड़ा के गए हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं वहां पर। यहाँ पर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी उनके खिलाफ आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो आ जाते हैं और आकर जेल नहीं जाते और यहाँ पर उनको भी उसी तरीके से जो है वो रिलीफ मिल जाता है जिस तरीके से बाकी लोगों को मिल चुका है इनके इक़्तिदार में बाहर आने की, तो इसका मतलब है कि करप्शन को करप्शन नहीं समझा जा रहा। और करप्शन जो दिल चाहे मुल्क को लूटे, मुल्क का पैसा लूट लूट के बाहर लेके जाए, मुल्क को खुखला कर दे, मुल्क के खजाने को, तो उससे सवाल जो है वो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कौम तो ये सवाल पूछेगी ना। 22 करोड़ अवाम की जुबानें तो आप चुप नहीं करवा सकते। लिहाजा फैसला अब इन्होंने करना है कि इन्होंने कौन सा जो है वो साइड को इख्तियार करना है और एक तवाज़ुन आया। शुक्रिया फरूख हबीब हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। तहरीक इंसाफ को तीसरा बड़ा झटका जो लगा है शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी की सूरत में लगा है। बात करेंगे सेनेटर इरफान सिद्दीकी से। स्टे विद अस। तहरीक इंसाफ के लिए तीसरा बड़ा झटका। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को रात गए रावलपिंडी की हदूद से और आज सहाफी इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शेख रशीद पर मुकदमे में एक काबिल जमानत और 2 नाकाबिल जमानत दिफात लगाई गई हैं। गिरफ्तारी के हवाले से शेख रशीद का मौकफ है कि रावलपिंडी पुलिस का कोई बंदा साथ मौजूद नहीं था। इस्लामाबाद पुलिस के साथ बगैर वर्दी के कुछ लोग आए, घर में तोड़फोड़ की। ये मसल्ला थे 100-200 लोग दाखिल हुए हैं। ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है। दूसरी गिरफ्तारी इमरान रियाज खान की हुई। इमरान रियाज को एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो लाहौर से मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहे थे। इमरान रियाज को एयरपोर्ट से हिरासत में लेने के बाद FIA साइबर क्राइम के हवाले किया गया। सहाफियों और इमरान रियाज की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जब मरियम नवाज से आज सवाल हुआ तो उन्होंने कुछ सहाफियों को सहाफत के सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कुछ अफराद जिन्होंने सहाफत का लबादा ओढ़ा है और लेकिन वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पर सामने आते हैं, तो फिर उन पर बात तो होगी। कुछ सहाफियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, झूठ को, प्रोपेगेंडा को, झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। ये अहवाल अपोजिशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का है। उसका दूसरा रुख वो रिलीफ है कि जो हुकूमत वक्त को मिल रहा है। आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को आमदन से जायद असासों के केस में बाइज्जत बरी कर दिया। नैब की जानिब से फवाद हसन फवाद, उनकी अहलिया और भाई डॉक्टर अंजुम पर 4 अरब 56 करोड़ से जायद का रेफरेंस दायर किया गया था। अदालत ने अदम सबूत की बिना पर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। आज ही साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखकर सियासत में इंटेलिजेंस एजेंसियों और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हलकों को की मुदाखलत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आहिरनी ये है कि इमरान खान जब वजीर आजम थे वो ये तस्लीम करते थे कि उन्हें बजट पास करवाने के लिए भी हिसास इदारों से दरख्वास्त करना पड़ती थी। हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे। बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। $1 मिलियन सवाल यह है कि सदर पाकिस्तान कर क्या सकते हैं, वो एक्शन लेने का कितना इख्तियार रखते हैं। सियासत अपनी रविश पर कायम है, ना सियासत अपना चलन बदल सकती है और ना ही गैर सियासी इदारों की सियासत में मुदाखलत की तारीफ बदली जा सकती है। दूसरी जानिब जमानत मिलने के बाद फवाद चौधरी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतनब्बे कर दिया है कि आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं, कि जो जज भी 90 दिनों से आगे जाने की बात करेगा वो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा और कोई भी केयर टेकर गवर्नमेंट अगर 91th डे के ऊपर कुछ भी साइन करे वो भी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। जो जज भी 90 दिनों से आगे जाने की बात करेगा वो पाकिस्तान की आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मुर्तकिब होगी।
बात करते हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अस्सलाम वालेकुम। फरमाई दीजिएगा कि मुल्क में जो माहौल पकड़ धकड़ की सियासत का और इल्ज़ामात की सियासत का जो अब हमारे सामने है, क्या ये जमहूरियत की अक्कास से? बहुत शुक्रिया महर। जाहिर है कि चाहे कोई इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कोई आम शहरी हो, मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह के वाक़यात या इस तरह के मनाज़र किसी की आंखों को भी आसूदगी बख्शते हैं या किसी भी दिल को तस्कीन देते हैं। और ये आज का मामूल नहीं है, बरसा बरस से हम यही कुछ देखते चले आ रहे हैं। मैं समझता हूँ सिद्ध के दिल से, पार्टी लाइंस होती रहती हैं कि ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए। और बार बार मैं तो 2021 से जब से मैं सेनेट में आया हूँ, मेरी शायद ही कोई तकरीर ऐसी हो जब मैंने ये ना कहा हो कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, बड़ी तरजीहात हैं, बड़े मसाइल हैं, कौम का क्या हाल हो रहा है, हमारी तालीम किधर जा रही है, सेहत के क्या मसाइल हैं, सोशल सेक्टर किधर जा रहा है, मईशत कहाँ पहुँच गई है, दहशतगर्दी देखें, हमारे खून बह रहे हैं। लेकिन समहाउ ये बातें मेरा ख्याल है कि कोई माने ही नहीं रखती, या डिक्शनरी एक नई ईजाद हो चुकी है जिसमें इन अल्फाज की कोई कदर व कीमत नहीं है। ये मनाजर अच्छे नहीं है, ये कल भी अच्छे नहीं थे और ये आज भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो जो मुहावरे होते हैं ना, वो बरसों के तजर्बों के बाद बनते हैं। जो फसल आप बोते हैं ना, वो आपको काटना तो पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो फ़ारसी में कहते हैं ना कि गंदम आज गंदम बरोयत जौ से जौ, अगर गंदम बोगे तो गंदम ही काटना पड़ेगी, और अगर जौ बोगे तो जौ काटना पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनके साथ वही कुछ होना चाहिए जो इन्होंने हमारे साथ किया था। मुझे अभी तक वो दिन याद है कि यहाँ आधी रात को आए थे और मुझे उठा के ले गए थे, मेरे पाँव में रफ चप्पल थे और मेरी बीवी गिरी, उसको चोटें आईं, कोई उनके साथ फीमेल कांस्टेबल्स नहीं थी। मेरी बेटी गिरी सड़क पे और वो धक्कम पेल करते हुए मुझे उठा के ले गए। अगले दिन हथकड़ियाँ लगाईं। एक आवाज़, मैंने तो सेनेट में खड़े होकर कहा कि फवाद को हथकड़ियों में देखकर, उसके मुंह पे कपड़ा देखकर मुझे दुख हुआ है, मुझे अफसोस हुआ है। आज तक महर एक आवाज़ उस कबीले से नहीं आई थी मेरे हक़ में। या चलें मुझे एक टेलीफोन ही कर लेते, खान साहब से मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, मेरे घर आ चुके हैं। लेकिन खान साहब से लेके नीचे आईजी तक, नीचे डिप्टी कमिश्नर तक, किसी ने नहीं पूछा कि मियाँ तुम कौन और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आज हम इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इन्होंने कल हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। इनके दिल पत्थर के हो चुके थे, हमारे दिल पत्थर के नहीं हैं। मुझे शेख रशीद साहब को भी हथकड़ियों में देख के दुख होता है, मुझे फवाद को भी देख के दुख होता है, और खुदा न खास्ता किसी और को हथकड़ी पड़ती है तो भी दुख होता है। लेकिन इन लोगों ने जो कुछ वतीरा एक बना रखा है, ये कानून को चैलेंज करते हैं हर रोज़। मैंने तो कभी कानून की शान में गुस्ताखी का तस्वर भी नहीं किया था, ये तो हर रोज़ चैलेंज करते हैं। कौन है इलेक्शन कमीशन, कौन है FIA, कौन है सुप्रीम कोर्ट, कौन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कौन है फलां। तो महर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनको भी एक सुलझाव का, एक माशरे के अंदर एक जो तहजीबी कदरें होती हैं, समाजी कदरें होती हैं, मजहबी अक़दार होती हैं, उनका भी कोई भरम रखना चाहिए, कोई ख्याल रखना चाहिए। उठ के कह देना जी कि फ़लाँ मेरे कत्ल के मंसूबे बना रहा है। भाई खुदा का खौफ करो, वो भी इंसान है। अब मुझ पे अगर कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा देगा तो किसी और का चाहने वाला अगर मुझे आके गोली मार दे तो कौन ज़िम्मेदार होगा उसका। ये काम ना करें, मान जाएं कि यार ये एक जमहूरी अमल है, कल हम इक़्तिदार में थे, हमने गलत किया, आज हम इक़्तिदार में नहीं है तो कम से कम हम ठीक करें ना। ये कौन सा तर्ज अमल है कि आप कभी कौमी असम्बली से निकल जाते हैं, कभी सूबाई असम्बली तोड़ देते हैं, कभी दूसरी असम्बली तोड़ देते हैं, कभी कहते हैं जी कि हमने इस्तीफ़े दे दिए, कभी कहते हैं हम वापस आ रहे हैं, लाजिज़ आप खाली नहीं करते। मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी सुलझी हुई, किसी महज़ब, किसी कल्चर, किसी डेमोक्रेटिक का तशख़्ख़ुस रखने वाली जमात का ये रोल। मगर फिर भी सेनेटर साहब, मंशियात और शराब और इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात पे आप अपने हरीफों को, आपकी हुकूमत गिरफ्तार कर रही है, उसी तरह हथकड़ियाँ लग रही हैं, वही सारे सिनारियोज़ हैं। तो आपकी लीडरशिप समझी ना समझी, मगर सर जिस फसल की आप बात कर रहे हैं, नफ़रत और इंतकाम की फसल, तो आज वाकई कट रही है। सवाल आपसे ये है कि कटवा कौन रहा है? देखिए महर, ये बातें आप भी जानती हैं, आपका सहाफ़त में काफ़ी तजुर्बा है, मेरी सहाफ़त में इतनी उम्र शायद नहीं है जितनी तुम्हारी है। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा, मैं सहाफ़ती ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। लेकिन
ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन करा रहा है और कौन नहीं करा रहा है। जो हुकूमत वक्त होती है ना, ये दाग उसके माथे पे लगता है। उसके पीछे कौन है, वो पीछे ही है, वो पस मंज़र में रहता है, उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता। आज जो कुछ हो रहा है, आज उन्हें इरफान सिद्दीकी का चेहरा नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत में है। आज हमारे वज़ीर आज़म का चेहरा दिखाई देगा, हमारे वज़ीर दाखिला का चेहरा दिखाई देगा। उनके पीछे जो चेहरे हैं भी अगर, तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। लिहाजा हुकूमत वक्त का ये मेरा ख्याल है कि उसूल होना चाहिए, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इन चीज़ों को अगर कहीं और से भी हो रही हैं तो उनको किसी महज़ब करीने के अंदर लेके आए। महज़ब हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ आइन है, रिवायात हैं। कोई ज़रूरी है कि यार इस तरह आधी रात को दरवाजे तोड़ के हम उठाएं किसी को। मरियम के साथ आपने अगर किया था कि वो एक खातून है और अपने मियाँ के साथ एक कमरे में है और आप दरवाजे तोड़ के उसे उठाते हो, ये चीज़। और उस वक्त कोई बयान नहीं। अब तो हम मजम्मत करते हैं इस तरह की चीज़ों की, लेकिन उस वक्त आप देखते हैं कि किसी ने मजम्मत की इन चीज़ों की। सब बतौर तफाखुर आके कहते थे कि हम इनका ये कर देंगे, हम इनके पंखे उतारेंगे, हम इनके एसी उतारेंगे, हम इनको ज़मीन पे सुलाएंगे, हम इनके पलंग छीनेंगे। ये बातें हम सुनते चले आए हैं। अब थोड़ा सा सब्र कर लें। हो सकता है ज़्यादती हो रही हो, लेकिन उस वक्त भी ज़्यादतियाँ हो रही थी, हम लोगों ने सब्र कर लिया। ये भी थोड़ा सब्र कर लें, गुजर जाएगा। हमारा वक्त भी गुजर गया, इनका भी गुजर जाएगा। मगर सेनेटर साहब, सहाफ़ियों को सर्टिफिकेट्स बांटना, कौन सहाफ़ी है कौन सहाफ़ी नहीं है, अब ये तयन मरियम साहिबा करेंगी, ये अच्छा लगता है? देखें महर, हमें बिल्कुल फेयर होना चाहिए और ऐसे तराजू पे किसी दूसरे को नहीं तोलना चाहिए जिस तराजू पे हम खुद भी नहीं तुल सकते। हम अहले सहाफ़त भी, मैं सहाफ़त से मेरा जो थोड़ा बहुत रिश्ता रहा है उस पर बड़ा फ़ख्र करता हूँ। मैं अहले सहाफ़त भी हम वही कुछ करते हैं ना। हमने भी तो या तो अपने आप किसी को दुश्मन को सामने रखा हुआ है या किसी दोस्त को सामने रखा हुआ है। हमारे नज़दीक भी कोई मुतवाज़न शख्सियत नहीं है कि जिसके बारे में हम कहें जी कि ये अच्छी बात है, इसमें ये बुरी बात है। अगर कोई अच्छा है तो वो फरिश्ता है, और अगर कोई बुरा है तो वो शैतान है। आप सहाफ़ियों में से कितने हैं जो बैलेंस रखते हैं, जो तवाज़ुन रखते हैं? मैं सहाफ़त के मैदान का आदमी हूँ, मैं आपको फ़हरिस्त बना के दे दूँगा, वो बोलेगा नहीं और मैं कहूँगा कि आज ये बोलेगा, ये सहाफ़ी, ये एंकर बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको पहले स्क्रिप्ट दे दूँगा कि आज इसने ये कहना है। ये सहाफ़त भी तो नहीं है ना। हमें अगर सहाफ़त, जिस तरह सियासत को हम कहते हैं कि सियासतदानों को अगर सियासत का एतबार और एहतराम कायम करना है तो वो इन चीज़ों से बाज आ जाएं, जो मैं भी कह रहा हूँ। इसी तरह अहले सहाफ़त को भी अपनी कदरें, अपनी वैल्यूज़, अपनी अक़दार, अपनी रिवायात, अपने तशख़्ख़ुस को बालातर रखने के लिए पैटी पॉलिटिक्स से बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ करना होगा। जो कुछ हो रहा है ना, जिस तरह आप मुझसे तवक्को रखती हैं कि मैं अपनी क़ियादत के बारे में ये कहूँ कि वो गलत कर रहे हैं, इसी तरह मैं भी आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप ये कहें कि हाँ, हमारी बरादरी के कुछ लोग। नहीं सेनेटर साहब, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि एक साइड को सलीम साफ़ी की सहाफ़त पर सवाल है तो फिर मरियम साहिबा के लिए वो काबिल कबूल हैं, दूसरी साइड को इमरान रियाज शेख के ऊपर सवाल है तो उनके लिए खान साहब को वो काबिल कबूल हैं। तो मसला ये है कि सहाफ़ियों की अपनी राय भी हो सकती है, मगर आप सहाफ़ी नहीं है सिरे से, किसी को ना पहचाने, वो उधर मसला है। सर्टिफिकेट नहीं बांटे जा सकते किसी की तरफ से। मगर सर, आपके अपने कॉलीग सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद लंगड़ी लूली हुकूमत कह रहे हैं, जिसका दिफा कर रहे हैं आप सब अभी बैठे हुए। सर मैं बिल्कुल नहीं करता। मैंने उनके 5 मिनट बाद तकरीर की थी और मैं तो नहीं समझता हूँ कि एक देखें ना, यहाँ भी जो बात है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और सेनेट के अंदर जो मेरे चंद बहुत ही करीब के दोस्त हैं उनमें से हैं मुशाहिद साहब। लेकिन मैं अगर ये समझूंगा कि ये हुकूमत बुरी हो गई है, ये इलेक्शन नहीं करा रही है, ये मुस्बत नतायज के इंतज़ार में बैठी हुई है, ये लूली हो गई है, ये लंगड़ी हो गई है, और मैं उसी का टिकट जेब में डाले हुए सेनेट के अंदर बैठूंगा भी, अलाउंसेस भी लूँगा, तकरीरें भी करूँगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो खोखर साहब को दाद देता हूँ, उनका इख्तलाफ हुआ है, पार्टी से नज़रियाती इख्तलाफ हुआ है, उन्होंने सल्यूट किया है, घर चले गए हैं। तो हम लोग जो कहलाते हैं, मसलन मैं अगर कहलाता हूँ जी मैं PMLN से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ठीक है, मैं जो बातें अभी आपके सामने कही हैं, हो सकता है मेरी जमात को ये बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन ये उसूली मौक़िफ़ है। जमात के बारे में ये कहना या हुकूमत के बारे में ये कहना, ये कोई उसूल नहीं है जी कि लूली है या लंगड़ी है या टेढ़ी है या बैंगी है या तिरछी है, कैसी है।
आप अगर ये बातें कहनी हैं, आप ये मिलन के सेनेटर हैं, आप बैठें प्राइम मिनिस्टर के साथ, कहें सर ये कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां हैं, ये होना चाहिए। मैं भी 3 खत उन्हें लिख चुका हूं जो मैं समझता हूं कि ये चीज़ अच्छी है, ये गलत है। इमरान खान साहब ने सदर मुल्क को खत लिखा है कि आप लोगों को इंटेलिजेंस एजेंसी की सपोर्ट हासिल है। सदर साहब क्या कर सकते हैं सर, क्या एक्शन ले सकते हैं? कुछ नहीं ले सकते जी। मुझे याद है मैं प्रेस सेक्रेटरी था रफ़ीक तारिड़ मरहूम का, और उन्हें उस वक्त नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान मरहूम का एक बड़ा तवील ख़त आया था, और उन्होंने कहा था हमारे ये 5 अफराद आपसे मिलना चाहते हैं और हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आपको चार्जशीट पेश करना चाहते हैं। सदर साहब ने मुझे बुलाया, वो ख़त पढ़ाया, मैंने कहा जी आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी कि मुझे तो कोई इख्तियार नहीं है कि मैं चार्जशीटें वसूल करूँ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, आइन ये कहता है, आइन ये कहता है। एक तफसीली ख़त हमने लिखा नवाबज़ादा साहब को, और फिर आखिर में सदर साहब ने लिखा कि आप ज़रूर आइए, चाय पीजिए, लेकिन चार्जशीट में नहीं वसूल कर सकता। अलवी साहब को भी यही करना चाहिए। अलवी साहब बताएं अपने साबिक़ वज़ीर आज़म को ये आइन है, मैं इस आइन के दायरे के अंदर रहना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं इससे निकलूँ तो मैं इस्तीफ़ा दे के आ जाता हूँ, आपकी मुहिम चलाता हूँ, लेकिन एज़ फार एज़ आई एम हेयर मुझे इस आइन से गाइडेंस लेनी है, और ये आइन मुझे इसका इस्तेकाक नहीं देता कि मैं एजेंसियों को खंगालूँ और मैं फ़ौज के किरदार को देखूं और मैं वज़ीर आज़म का जो है वो मुहासबा करूं। उन्हें अलवी साहब अच्छे आदमी हैं, अलवी साहब को कह देना चाहिए अपने चेयरमैन को कि जनाब आप गलत आदमी को ये गलत पते पे ख़त भेज दिया है, ये मैं इसका वसूल कुनिंदा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर इंटरव्यूइंग यू। शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। चैलेंजेस और ना ख़त्म होने वाले चैलेंजेस हैं। IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आज 3रा दिन है, मगर दोनों फ्रीकैन के दरमियान अभी तक स्टेटस को बरकरार है। IMF शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं है और रियासत पाकिस्तान बिट बाय बिट IMF के सामने सरेंडर कर रही है। डॉलर की फ्री फ्लोट, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत की तरफ से सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान मुस्तरद करते हुए बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 11 से 12.5 रुपए इजाफे की शर्त आयद कर दी गई है। IMF का मानना है कि बिजली की सब्सिडी में 340 रुपए की कमी की जाए। साथ ही ये भी बताया जाए कि बिजली चोरी रोकने, लाइन लॉसेज में कमी और सर्कुलर डेट को कैसे कम किया जाएगा। आज द न्यूज में छपने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान को गलत मफरूजों पर मबनी करार दे दिया है और कहा है कि यह प्लान गैर हकीकत पसंदाना है, अनरियलिस्टिक है। लिहाजा हुकूमत को अपनी पॉलिसी में मजीद तब्दीलियां लाना होंगी ताकि बिजली के शोबे के नुकसानात खत्म हो सके। साथ ही IMF ने मौजूदा साल के लिए 775 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी पर भी सवाल उठाए हैं। मैनेजमेंट प्लान मुस्तरद करने के अलावा IMF की तरफ से एक मजीद शर्त जो सामने आई है वो ये है कि सरकारी अफसरान और उनके अहले खाना के असासे जाहिर किए जाएं। मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान ने करप्शन की रोकथाम और मौसर एहतसाब के लिए जिस टास्क फोर्स के कयाम का वादा किया था इसे फिल फौर पूरा कर दिया जाए, क्योंकि टास्क फोर्स के कयाम के लिए जनवरी 2023 की डेडलाइन गुजर चुकी है। तहरीक इंसाफ का यह मानना है कि पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर की जरूरत है कि जिसके लिए नया IMF प्रोग्राम जरूरी है, नागुज़ीर है, और इसीलिए इलेक्शन भी जरूरी है कि नई हुकूमत आए और नया प्रोग्राम नेगोशिएट करे। ये हमारा IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट को ड्यू है। एक और नया IMF का प्रोग्राम वो भी निगोशिएट करने की ज़रूरत। जो आपका रुपया 80 से 90 रुपये सिर्फ ये इन 9 माह में डीवैल्यू हुआ है और अभी हालिया चंद दिनों में 40 रुपये के करीब डीवैल्यूएशन आई है, इसका असर 2 माह के बाद आना है। जबकि IMF की सख्त शराइत के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ इस बात पर कायल हैं कि ये IMF मुआहिदा तहरीक इंसाफ ने किया था और अगर हम आवाम को रिलीफ देना भी चाहें तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हैं। उस मुआहिदे की जो इमरान करके चला गया IMF का, उसकी पासदारी करते हैं तो अवाम पर मुश्किल आती है, अगर उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान पर मुश्किल आती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट खुदा न खास्ता कर सकता है, हम अगर रिलीफ देना चाहें भी तो नहीं दे सक रहे। बहरहाल यही बात मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे बिल्कुल समझने से कासिर थी। मरीम नवाज के दावे में बहरहाल कुछ हकीकत तो है, मगर ऐसा नहीं है कि सब कुछ PTI का किया धरा है। कैसे, हम आपको बताए चले देते हैं। अगर 4 माह कबल इसाक डार की तरफ से IMF प्रोग्राम में तातुल ना डाला जाता, अगर इसाक डार डॉलर रेट को मसनूई तौर पर कंट्रोल ना करते तो IMF इतनी सख्ती ना करता। अगर पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए फी लीटर तक 5 रुपए माहाना के हिसाब से बढ़ाते रहते तो IMF इतनी सख्ती ना दिखाता। इसी तरह जैसे कि IMF मुआहिदे में बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए नरखों में इजाफा कर दिया जाता तो यकीनन ना IMF
इतनी सख्ती करता, ना ही प्रोग्राम तातुल का शिकार होता। इसी तरह अगर प्रोग्राम जारी रहता तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को 2 से 2.5 अरब डॉलर का नुकसान एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की वजह से ना होता और ना ही अफगानिस्तान में डॉलर्स की स्मगलिंग की वजह से किल्लत पैदा होती। पाकिस्तान को जल्द अज जल्द IMF के साथ प्रोग्राम बहाल करना होगा। तरसीलात ज़र में कमी के साथ साथ अब पाकिस्तान को मिलने वाली बैरूनी फाइनेंसिंग में भी कमी आती जा रही है। रवां साल की पहली शुशमाही में पाकिस्तान को सिर्फ 5.60 करोड़ डॉलर कर्ज मिला, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% कम है। जबकि IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू होने के बावजूद डॉलर आज एक बार फिर रुपए के मुकाबले में मजबूत हुआ और इंटरबैंक में रुपए की कदर में 2 रुपए 53 पैसे कमी देखी गई, जिसके बाद डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 271 रुपए 36 पैसे पर पहुंच गया। हम बार बार कह रहे हैं, we're running out of options here. The only thing to do is इसाक डार साहब should minimize the damage already done। लेकिन हुकूमती संजीदगी का आलम यह है कि एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 3 अरब डॉलर रह गए हैं, हुकूमत ने एक और ऐसे PM तैनात कर लिया है। नाज़रीन, आज एक अहम तरीन बहस के ऊपर भी रोशनी डालना चाहेंगे जो पाकिस्तान में छिड़ी हुई है, वो मौरूसियत के हवाले से है। जहन में रखिए, पाकिस्तान के साथ आज़ाद होने वाले हिंदुस्तान में आज़ादी से 90 की दहाई तक गांधी और नेहरू खानदान ने बिला शिरकत गैर इक़्तिदार पर हुकूमत की। मोहनदास गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 36 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, मगर फिर 1991 में नरसिम्हा राव और 1998 में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार कांग्रेस पर कब्जे जमाए। गांधी खानदान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो ऐसा कुछ गलत तो कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बीजेपी जैसी शिद्दत पसंद ख्यालात की जमात को अवाम में इतनी तकवीयत मिल गई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मुजामत की वजह से, हालांकि सोनिया गांधी कांग्रेस की सरबराह तो थी, मगर गांधी खानदान से खून का रिश्ता नहीं होने की वजह से उन्हें अपनी जगह मनमोहन सिंह को वजीर आजम बनाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस और अवाम में हर गुजरते दिन के साथ साथ ये तासुर गहरा होता चला गया कि 10 साल तक मनमोहन सिंह महज एक पपेट थे और सोनिया गांधी उन्हें कंट्रोल कर रही थी। और यहां से कांग्रेस का वो डाउनफॉल शुरू हुआ कि आज मोदी गुज़िश्ता 8 साल से हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं और सोनिया गांधी और कांग्रेस ने अभी भी कुछ नहीं सीखा। उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस का सरबराह बनाया, लेकिन वो पार्टी को रिवाइव करने में नाकाम हो गए। दूसरी मिसाल 1971 में हमसे आज़ादी हासिल करने वाले शेख मुजीबुर रहमान और उनकी साहबजादी हसीना वाजिद की है। गुज़िश्ता 13 साल से हसीना वाजिद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और शायद वो एक लंबे अरसे तक बांग्लादेश की हुक्मरान रहे, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन को जेलों में तो डाला, मगर उन्होंने भी अपने खानदान के किसी शख्स को अहम ओहदे नहीं दिए, सवाए हसीना वाजिद के बेटे जो हैं उनको अवामी लीग के मेंबर और एडवाइजर जरूर लगाया गया। तीसरी मिसाल आपको देंगे श्रीलंका की, और ये वर्स्ट यानी कि बदतरीन मिसाल है। 1950 से श्रीलंका की सियासत में मुतहर्रिक रहने वाले DA राजापाक्सा के बेटे महिंदा पास्का 2005 से 2015 के दौरान श्रीलंका के वजीर आजम और फिर सदर बने। इसी अरसे के दौरान उनके भाई वजीर दिफा बन गए, दूसरे भाई वजीर खजाना बन गए, उन्हीं के बेटे निमल राजापाक्सा वजीर खेल और नौजवान भी उनको बना दिया गया। फिर महिंद्रा राजापाक्सा के एक और भाई जमल राजापाक्सा स्पीकर बन गए। तो अर्ज ये है कि उन्होंने शायद ही कोई अपना खूनी रिश्ता हो जिसको ओहदा ना दिया हो। हमारी सियासी जमातें और बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को अब यह फैसला करना होगा कि क्या वो गांधी खानदान की तरह सियासत में इररेलेवेंट होना पसंद करेंगे या फिर श्रीलंका के राजापाक्सा खानदान की तरह तमाम ओहदे अपने खानदान में ही बांट के अपने आप को इस डिल्यूजन में रखेंगे कि उनका इक़्तिदार जो है वो बड़ा तगड़ा बड़ा मजबूत है, या फिर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जिन्होंने पार्टी सदारत तो अपने पास रखी मगर अकरबा परवरी से दूरी इख्तियार करके अपने इक़्तिदार को दबाम बख्श लिया। श्रीलंका के राजापाक्सा के खानदान ने पार्टी सदारत, वजीर आजम, सदर और तमाम तर अहम ओहदे अपने खानदान के पास रखे और आज बहरहाल एज यू नो श्रीलंका डिफॉल्ट में है। रेस्ट इज हिस्ट्री। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।